हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे और अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया इंक्यूबेटर और वाटर बाथ के बारे में, आपका हॉट एयर ओवन के बारे में, तो वो सब भी आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में कोशिश की कि मैं आपको चीज़ें समझा सकूं, बता सकूं। आज एक और चीज़ हम समझेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इट्स अ सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस लिए काम करता है और क्या काम करता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो एक टाइप तो सेंट्रीफ्यूज आपको ये दिख गया, और भी बहुत सारे टाइप आते हैं। ऑटोमेटेड आता है, फुल्ली ऑटोमेटेड आता है, सेमी आता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द सेमी, जिसमें आपको टाइमर अलग से रखना होता है और आरपीएम आप सेट करते हो। आरपीएम भी आपका फिक्स रेशियो में सेट होता है, जो इसमें नोब दिया हुआ है उससे आप फिक्स रेशियो में ही सेट कर सकते हो। कईयों में डिजिटल आता है, तो डिजिटली आपको जितना रिक्वायर्ड है आप उतना कर सकते हो सेट। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूज करता क्या है? तो सेंट्रीफ्यूज आपके कोई भी फ्लूइड को, कोई भी गैस को, किसी भी टाइप के लिक्विड को डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करता है। याद रखना, सेंट्रीफ्यूज क्या काम करता है? किसी भी लिक्विड को डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करता है, यानी अलग करता है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे पास एक ब्लड वाइल है, जिसके अंदर आप देख पा रहे होगे ब्लड अमाउंट है। अब ये ब्लड जो है ये सेपरेट कैसे करेगा? तो सेल की डेंसिटी अलग होगी और प्लाज्मा की डेंसिटी अलग होगी, या सीरम की डेंसिटी अलग होगी, या हम कोई वैसे अगर फ्लूइड ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग डेंसिटी पे होंगे। तो वो डेंसिटी वाइज ही सेपरेट करने का जो काम है वो सेंट्रीफ्यूज का होता है। अब ये सेंट्रीफ्यूज वर्क कैसे करता है? तो एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक सिंपल वर्ड याद रखना है आपको, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूज जो वर्क करता है उसका बेसिक प्रिंसिपल है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट को हम उसके पोजीशन पे, एक फिक्स पोजीशन पे रेवोल्यूट कराते हैं। रेवोल्यूट जैसे हमारी अर्थ है, रोटेट होती है तो दिन और रात होता है, रेवोल्यूट होती है यानी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो मौसम बदलते हैं। तो वैसे ही हमारा जो सेंट्रीफ्यूज है वो क्या करता है? रेवोल्यूशंस करता है, यानी घुमाता है। एक जगह फिक्स कर दिया और उसको फिर इस तरीके से घुमाना शुरू करेगा, रोटेट नहीं करेगा। यानी आपकी जो ये ट्यूब है ये इस तरीके से घूमेगी, ये खुद ही रोटेट नहीं करेगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें कवर है, एक रोटेटिंग व्हील है, बेस मोटर है, नोब है और पावर इंडिकेटर है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारे पास ट्यूब होल्डर्स हैं, ये आप देख पा रहे हो, ये ट्यूब होल्डर्स हैं। इसके अंदर हम लोग ट्यूब को फिक्स करते हैं। और ये दिखता कैसा है? तो ये दिखता अंदर से इस तरीके से है, आप देख पा रहे होगे। और हमेशा ये याद रखना कि सेंट्रीफ्यूज में जो ट्यूब कैपेसिटी होती है वो होल्डर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये हमेशा आपका पेयर में होगा, यानी 2, 4, 6, यानी मल्टीपल ऑफ 2। क्यों मल्टीपल ऑफ 2 होगा? हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का सबसे अच्छा एग्जांपल समझो भाई, आपके पास एक डंडा है, आपको उसको घुमाना है, तो जब तक आप उसको सेंटर से नहीं पकड़ोगे, यानी प्रॉपर वेट लेफ्ट साइड और प्रॉपर वेट राइट साइड, तब तक आप उसको रोटेट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इसके ऊपर भी यही चीज अप्लाई होती है कि भाई दोनों साइड, यानी अगर आपने एक यहां रखा है तो ठीक इसके अपोजिट एक आपको यहां ट्यूब रखनी होगी। दोनों का जो वॉल्यूम है
वो भी सिमिलर होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साइड आपने 4 ml रख दिया और एक साइड आपने 2 ml रख दिया, तो वो सेंट्रीफ्यूज होगा, लेकिन हेमोलाइसिस के साथ साथ आपके सेंट्रीफ्यूज की जो अंदर ट्यूब रखी है उसमें भी ब्रेकडाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमने ये समझा कि जो सेंट्रीफ्यूज है हमारा, वो प्रिंसिपल क्या हो गया इसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, काम कैसे कर रहा है, तो हमने ट्यूब्स को या जो भी हम लिक्विड है उसको डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करता है। सेपरेट कैसे करता है, प्रिंसिपल हमारा था सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट समझ लो। एक फोर्स लगती है नीचे की तरफ, एक फोर्स लगती है एक डायरेक्शन की तरफ। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगती है वो डेंसिटी की हेल्प से मॉलिक्यूलर को अलग अलग स्टेज पे सेट कर देती है, आइदर वो लिक्विड है, सॉलिड है और मिक्स्ड है। ठीक है, और जब एक डायरेक्शन में मूव करता है तो वो स्टैग्नेंट कर देता है उसको। अब ये वर्क हम कैसे करेंगे, तो वर्क करने का तरीका हो गया भाई, एक ट्यूब आपने एक साइड रखी, दूसरे उसके जस्ट अपोजिट साइड रखी, दोनों का वॉल्यूम सिमिलर होना चाहिए, अप्रॉक्स सिमिलर होना चाहिए। अप्रॉक्स सिमिलर का मतलब है 0.25 का वेरिएशन चल जाएगा। कैसे चल जाएगा भाई, एक तरफ आपने 2 ml रखी है, एक तरफ आपने 2 ml से थोड़ा सा ज्यादा रखा है, यानी 0.15 या 0.25 रखा है, चल जाएगा। ये नहीं कि एक तरफ दो है दूसरी तरफ 2.5 है, उसमें भी इसमें वाइब्रेशंस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। भाई जब आप दोनों को डिसबैलेंस करके रखोगे, भाई ये है, ठीक है, एक वेट ज्यादा हो गया एक हल्का हो गया, तो ये रोटेट करने में डिसबैलेंस होगा ना। भाई फैन ऊपर चल रहा है, अगर मैं इसकी एक प्लेट नीचे कर दूं और एक प्लेट ऊपर कर दूं, तो क्या ये स्पीडली घूम पाएगा, नहीं, वाइब्रेट करेगा, हिलने लगेगा ये फैन। ऐसे ही इसमें है, अगर आपने एक साइड हैवी रख दिया और एक साइड लाइट रख दिया, तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, ये हिलने लगेगा घूमने के साथ। तो आपके जो सैंपल है, जो सेल है, वो अंदर टूट सकते हैं, रप्चर्स हो सकते हैं, हीमोलाइज हो सकता है सैंपल। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है हमारा बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि हमें ब्लड, जो क्लॉटेड ब्लड होता है उसमें से सीरम निकालना होता है, और हमारे मोस्टली टेस्ट जो है बायोकेमिस्ट्री के वो सीरम से होते हैं। हेमेटोलॉजी में कुछ टेस्ट जो है जो प्लाज्मा से होता है, तो उसमें हमें सेपरेट करना पड़ता है, प्लाज्मा लेना होता है। कुछ माइक्रोबायोलॉजी में टेस्ट होते हैं जो सीरम से और प्लाज्मा दोनों से रखते हैं, तो उस केस में भी होता है। तो लेबोरेटरी में इसका सबसे ज्यादा जो यूज है वो ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए होता है। अब इसी में एक अल्ट्रा आता है, एक नोट डाउन कर सकते हो आप, एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज आता है। वो होता है हमारे ब्लड बैंक में, जो बड़े बड़े ब्लड बैंक्स होते हैं या जो ब्लड कलेक्शन करके ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जैसे फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गया, ठीक है, प्लेटलेट हो गया, तो सॉरी, तो इसमें क्या है कि वो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में रख के उसको चलाया जाता है। भाई एक मोटर चल रही है, हाई टेम्परेचर का क्या है भाई, एक मोटर आप चला रहे हो, ठीक है, आपको आधे घंटे तक उस मोटर को रन करना है, तो वो हीट भी तो होगी। अगर एयर है सराउंडिंग में, तो अंदर जो उसके पार्टिकल रखा हुआ है वो भी हीट होगा फ्रिक्शन की वजह से। भाई आप भागते हो, तो बॉडी में हीट कैसे जनरेट होती है, भाई फ्रिक्शन है ना एयर का, आपके बॉडी पे लग रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो हीट अप हो रहा है। भाई ठंड में तो ऐसा कुछ है नहीं कि ठंडी में जब आप भागते हो तब ठंडे हो जाते हो, ऐसा तो नहीं है, गर्म ही होते हो उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे भी आप एयर के फ्रिक्शन पे होते हो, तो आउटर सरफेस के फ्रिक्शन की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो होती है हीट एनर्जी। तो ऐसे ही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में होता है, जब वो कोई पैकेट, ब्लड का पैकेट जो रखा जाता है, बैग रखा जाता है, तो अंदर वैक्यूम क्रिएट करना होता है, फिर उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जिससे हम उस बैग में से, यानी 250 या 350 या 450 या 400 300 जितने का भी अमाउंट का बैग है, 200 ml में, तो ये जो बैग में ब्लड है, इसके कंपोनेंट इजीली सेपरेट हो पाए, कोई डैमेज ना हो, वो लॉस ना हो हमें उसका सैंपल कलेक्शन का। ऐसा भी ना हो ना कि भी हमने बैगेज लिया किसी से, किसी ने हमें डोनेट किया और हमने उसको सेपरेट करते टाइम ठीक से सेपरेट नहीं किया, वो सैंपल खराब हो गया, तो वो बैगेज पूरा खराब हो गया, तो वो डोनेशन क्या हुआ, वो जीरो हो गई। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए उस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की चीजें को ध्यान में रखना पड़ता है। और जो नॉर्मली लैब में होता है वो यही है, मैनुअली है, इसमें आपको सेट करना है नोब के हेल्प से। ये आपका
इसका जो रेवोल्यूशन है वो सेट हो गया। ये आपका पावर इंडिकेशन है। एक बार मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे हमने सपोज हमने इसमें बैलेंस करके ट्यूब रख दिया, अभी मैंने कोई ट्यूब डाली नहीं है, मैं आपको ट्यूब डाल के भी दिखाऊंगा। हमने लॉक कर दिया, पावर ऑन किया, पावर ऑन होते ही आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिख गया कि पावर ऑन हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको आरपीएम पे सेट करना शुरू करेंगे। हमेशा याद रखना, सेंट्रीफ्यूज का आरपीएम इमीडिएटली चेंज नहीं करना होता है, थोड़ा वेट करना होता है। सपोज हमने 0 से सबसे पहले किया 1 पे, ठीक है, 1 पे किया, एक बार इसकी 1 यानी 1 का मतलब है ये 1000, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम। 1000 पे इसकी स्पीड थोड़ी बैलेंस आई, फिर हमने किया 2 पे, उसके बाद 3 पे, उसके बाद 4 पे, उसके बाद 5 पे। तो ये 4 5 पे जो मैंने घुमाया है ये भी रुक रुक के घुमाना है, ऐसा नहीं है 1 पे किया 2 पे किया 2 पे फिर थोड़ी देर रुकना है। जो रुकने का टाइम है, जो पॉज टाइमिंग है हमारा, वो है 1 to 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड तक इसकी स्पीड को एक्टिव मोड में आने में रहने देना है। उसके बाद फिर चेंज करना है, फिर 1 से 3 सेकेंड के लिए रुकना है, फिर उसके बाद चेंज करना है। ये सिर्फ और सिर्फ मैनुअल में करना है। जो आपका डिजिटल होता है, डिजिटल क्या करता है, जो आपका डिजिटल होता है, तो डिजिटल में क्या होता है, वो अपने हिसाब से रोटेशन की स्पीड बढ़ाता है। इसको ऐसे समझ लो, जो हमारे पास कार या बाइक होती है या स्कूटी है, ठीक है, तो हम गियर कब चेंज करते हैं, जब एक स्पीड अटेन हो जाती है। भाई फर्स्ट गियर 20 25, फिर सेकंड गियर 30 40 45, फिर थर्ड गियर 50 60 65, फिर फोर्थ गियर 65 एंड अबव। ठीक है, बाइक में ऐसे होता है 4 गियर बाइक में। तो ये कब कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने सीधा ही 4th गियर में डाला और रेस देना शुरू कर दिया, क्या होगा, बाइक बंद हो जाएगी या कोई डैमेज हो जाएगा। ऐसे ही इस मोटर के साथ होता है। इमीडिएटली अगर आप 5000 आरपीएम या 3000 आरपीएम पे स्टार्ट कर दोगे मैनुअल वाले को, याद रखना, अगर मैनुअल वाले को आप डायरेक्टली 5000 3000 पे स्टार्ट करोगे तो एक जर्क यानी एक झटका, हल्का सा जर्क लगेगा और वो जर्क आपके सैंपल को भी डैमेज कर सकता है, यानी इसके अंदर जो ट्यूब पड़ी है उसको भी डैमेज कर सकता है। सेंट्रीफ्यूज का जो हेमेटोलॉजी में ब्लड ग्रुपिंग में जो काम होता है वो होता है सेल वॉश का। कोई भी इन्फेंट बच्चा अगर आता है और उसका ब्लड ग्रुप करना होता है, तो आपने ब्लड ग्रुप के कई वीडियोस में सुना होगा कि सेल वॉश किया जाता है, सेल वॉश करके लगाया जाता है। तो सेल वॉश में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सेल वॉश जो है वो 1000 आरपीएम पे करते हैं, 1000 आरपीएम फॉर 1 to 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। आप 3 बार यही प्रोसीजर अपनाते हो। देखो प्रैक्टिकली 2 चीजें याद रखिएगा, प्रैक्टिकली जो आप करते हैं और थ्योरेटिकली जो आप पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा अप डाउन होगा, वो हर जगह होगा। कई स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि सर हमने थ्योरी में तो कुछ पढ़ा था, प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अप डाउन पड़ता है ग्राउंड वर्क पे। जब आप ग्राउंड पे काम करते हो तो जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसमें कुछ कुछ चेंजेस, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन, चेंजेस तो नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सेंट्रीफ्यूज के बारे में आपको समझ में आया होगा और आने वाले टाइम में हम और वीडियो अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए तब तक हमारे साथ, पढ़ते रहिए। थैंक यू।